नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने आपको पिछली की क्लास में कहा था कि कक्षा 10 का अध्याय 6 आपके लिए आएगा, राजस्थान के प्रमुख स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में राजस्थान के दुर्ग, मंदिर और हवेलियों का जो चैप्टर है वो इसमें कक्षा 10 के पाठ नंबर 6 में है। और एक विशेष बात और कि आप लोग मुझे मैसेज करते हो कि पशु परिचर के लिए क्या पढ़ें, कौन सा जीके पढ़ें, ये वो। तो मैं एक ही बात आपको बोल चुका हूँ और बार बार बोलता हूँ कि आप लोग पशु परिचर के लिए कक्षा 6 से 10 तक की किताबें पढ़ो। सरकार के पास इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं होता। और नए जिलों का कोई कहे कि नए जिलों में से प्रश्न आएंगे, तो भाई नए जिलों का अभी तक पता ही नहीं है कि कौन से रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। तो जिन चीज़ों का अभी हमें पता ही नहीं है तो नए जिलों में से कहाँ से प्रश्न आएंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट कहाँ से प्रश्न देगी, कहाँ से? प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबों को नहीं उठाएंगे कोई। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो किताबें हैं उन पे होना चाहिए। दूसरी बात, मुझे कहते हो कि पशु परिचर का जीके करवाओ, तो मैं बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास इससे संबंधित लेके आ जाऊंगा, बहुत ही जल्द। जो गांव में ढाणी में बैठे हुए हैं उनको भी फायदा मिलेगा, हर सूरत में मिलेगा। बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लास जो है वो भी मैं शुरू कर दूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे हैं अच्छे तरीके से पढ़ सको। आज हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा अपनी राजस्थान की स्थापत्य कला कक्षा 10 पाठ नंबर 6 अध्याय 6 की। देखो भाई, इसमें 3 चैप्टर आपके, दुर्ग, मंदिर और हवेली। सबसे पहले दुर्ग स्थापत्य कला। इसमें हमें दिया गया दुर्ग का शाब्दिक अर्थ, किताब में लिखा हुआ है जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, और किताब में जो दिए हुए हैं वही दुर्ग इसमें मैं करवा रहा हूँ आपको। दुर्ग से तात्पर्य है कि ऐसा गढ़ जहां पहुंचना कठिन हो। ठीक है ना, ऐसा गढ़ जहां पर पहुंचना कठिन हो। हालांकि आजकल ऐसी बातें नहीं है, ये बहुत पहले की बातें हुआ करती थी। तो गढ़ है, दुर्ग है, किले है, फोर्ट कह सकते हैं हम इनको। ठीक है ना, दुर्ग का स्थानीय नाम गढ़ होता है। अब आगे जो विशेष चर्चा हम कर रहे हैं वो क्या है, देखो। दुर्गों के प्रकार। गुरु शुक्राचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था, शुक्र नीति। ठीक है ना, शुक्र नीति नाम का एक ग्रंथ लिखा था शुक्राचार्य जी ने। शुक्राचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा था शुक्र नीति। और इस शुक्र नीति में गुरु शुक्राचार्य ने 9 प्रकार के दुर्ग बताए थे। पहली बात तो इन्होंने कहा था शुक्र नीति में कि एक राज्य जो होता है उस राज्य के 7 अंग होते हैं, राजा से लेकर के प्रजा होते हुए दुर्ग तक 7 अंग एक राज्य के इन्होंने बताए थे। और उन 7 अंगों में से एक अंग जो था वो था दुर्ग। फिर गुरु शुक्राचार्य ने यानी शुक्र नीति में क्या किया कि इन दुर्गों को 9 प्रकारों में विभाजित कर दिया कि दुर्ग होते कौन कौन से हैं, 9 प्रकार कौन कौन से होते हैं दुर्गों के, किस प्रकार के 9 दुर्ग है। तो इन्होंने कहा कि जो 9 प्रकार के किले हैं ना, गढ़ है ना, दुर्ग है ना, वो अपनी बनावट के आधार पर प्रकार में माने जाएंगे। अब कोई किला पहाड़ पे बना हुआ है, कोई मरुस्थल में बना हुआ है, कोई नदी के किनारे बना हुआ है। ठीक है ना, कोई दुर्ग ऐसा है जिसके चारों ओर खाई है, कोई दुर्ग ऐसा है जिसके चारों ओर दीवार है। तो इस प्रकार से इन्होंने 9 अलग अलग प्रकार बताए। कोई वनों में है, कोई कंटीली झाड़ियों के बीच में है। तो अलग अलग बनावट की वो बने हुए कहाँ पर है, उसके आधार पर इन्होंने 9 श्रेणियां देखी। उन 9 श्रेणियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखो, पहला दुर्ग ओदक दुर्ग है। जैसे मैंने अभी कहा था कि कोई दुर्ग नदी या नदी के किनारे बना हुआ हो, ओदक, ओदुक, उदक दुर्ग या जल दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन का किला। आगे जब मैं गागरोन दुर्ग बताऊंगा आपको ना, तब इस चीज की जानकारी भी मैं आपको अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो गागरोन का किला, काली सिंध और आहू नदियां मैं बताऊंगा तब। एक काली सिंध आ रही है एक तरफ से आहू आ रही है, और इन दोनों के संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला, चट्टान पे खड़ा हुआ है सीधा। तो ऐसा दुर्ग जो या तो नदी के संगम पर हो या नदियों के किनारे हो। दूसरी बात, गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग कह दें, पर्वत दुर्ग कह दें, पार्वत्य दुर्ग कह दें, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ियों पे बने हुए हो, जैसे चित्तौड़ का किला मैसा के पठार पर।
चिड़िया टूंग पहाड़ी पे बना हुआ अपने मेहरानगढ़ का किला, तो ये दुर्ग जो है ना वो गिरी दुर्ग होते हैं, जो पहाड़ी पे बने हुए ऐसे दुर्ग जो किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होते हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। दुर्ग ऊंचे बनाए जाते थे ताकि दुश्मन एकदम से आक्रमण ना कर पाए, ऊंचाई पे बनाए जाते थे गिरी दुर्ग, ठीक है ना। फिर आता है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल के बीच में स्थित हो। जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला, नागौर का किला, ये वो दुर्ग थे जो उस समय मरुस्थल के, घने मरुस्थल के बीच में हुआ करते थे। तो मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग दानवन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला आदि दुर्ग, ठीक है ना। इसके बाद में देखो अपने जो दुर्ग आते हैं, कौन सा प्रकार आता है भाई, वन दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों के बीच में अवस्थित हो, घने जंगल के बीच में। चित्तौड़ भी कह सकता हूं मैं सिवाना भी कह सकता हूं। यहां पर देखो सघन बीहड़ में वन में बना हुआ वन दुर्ग कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, एरण दुर्ग। एरण दुर्ग होता है जहां पर जाने का रास्ता दुर्गम हो, रास्ते में झाड़ झंखाड़ हो, कंटीली झाड़ियां हो, तो वो दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। जैसे प्राचीन में चित्तौड़ का किला सीता माता अभ्यारण्य के बीच में माना जाता था, रणथंभौर का किला, जालोर का किला, ठीक है ना। तो ये वो दुर्ग थे जो चारों ओर से पर्वतों से, सॉरी कंटीली झाड़ियों से घिरे हुए भी हुआ करते थे। तो देखो एरण दुर्ग वो है जिनमें मार्ग में खाई, कांटे, पत्थरों से रास्ता उसका जाने का दुर्गम हो, कहने का मतलब वहां तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम होता था। चित्तौड़ व जालोर और रणथंभौर भी ले सकते हैं हम इसमें। आगे पारीख दुर्ग। ऐसा दुर्ग, पारीख का मतलब चारों ओर खाई हो दुर्ग के, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो या खड्डा हो, पारीख दुर्ग की श्रेणी में है। भरतपुर का किला और बीकानेर का किला इसके एग्जाम्पल बहुत शानदार बनते हैं भाई, ठीक है ना। जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, जैसे भरतपुर दुर्ग और बीकानेर का जूनागढ़ का किला, दोनों कैसे हैं, दोनों पारीख दुर्ग है। आगे पारिध, परिधि दीवार हो। पारिध दुर्ग कौन सा होगा, जिसके चारों ओर दीवार स्थित हो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो, परिधि हो, वो दुर्ग पारिध हो जाएगा भाई साहब। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई हो, परकोटे बने हुए हो। सबसे शानदार एग्जाम्पल इसका बताऊं तो कुंभलगढ़ दुर्ग है भाई साहब। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है कुंभलगढ़ में, गांव आ जाते हैं बीच में दीवार के, इतनी लंबी दीवार है। करणी माता की औरण की परिक्रमा की, जितनी परिक्रमा करते हैं ना औरण परिक्रमा, वो भी 36 किलोमीटर की रहती है अपने, इतनी लंबी दीवार है ये कुंभलगढ़ दुर्ग की। 36 किलोमीटर। चित्तौड़ दुर्ग हो गया, जूनागढ़ का किला हो गया, अपना भरतपुर का किला हो गया। भरतपुर के दुर्ग की दीवार मिट्टी की बनी हुई है, तोप के गोले सीधे अंदर धस जाया करते थे उसमें। तो दुर्ग चित्तौड़, जैसलमेर, कुंभलगढ़ पारिध दुर्ग की श्रेणी में है सारे के सारे भाई साहब, ठीक है ना। आगे देखो सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वह है जिसमें युद्ध की व्यूह रचना की चतुर सैनिक हो। ऐसा दुर्ग जिसमें उत्तम गुणवत्ता वाले सैनिक हो, कैसे युद्ध करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से युद्ध किया करते थे। सैन्य दुर्ग सबसे उच्च कोटि का माना गया सैन्य दुर्ग, कि जिस दुर्ग की सेना जितनी चतुर होगी, जितनी अच्छी होगी, वो दुर्ग उतना ही ज़्यादा उन्नति के मार्ग पर रहेगा हमेशा। तो सैन्य दुर्ग जो है वो आपका उत्तम गुणवत्ता वाला दुर्ग माना जाता है। आगे देखो आपके आ गया शुक्र नीति का अंतिम किला, वो है सहाय दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें शूरवीर और सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हो। राजा की सहायता के लिए प्रजा हमेशा तैयार रहती हो जिस दुर्ग में, वो सहाय दुर्ग है। सहायता के लिए प्रजा भी तैयार रहे, या प्रजा अंदर ही रह रही हो। जैसे सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का चित्तौड़, दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है अपना जैसलमेर का किला। तो ये लिविंग फोर्ट जो है ना वो अपने क्या है भाई, सारे लिविंग फोर्ट सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। या फिर कोई ऐसी रियासत जिसमें राजा को जनता की जरूरी पड़गी युद्ध के समय, तो वो भी सैन्य ये सॉरी सहाय दुर्गों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। तो ये शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार थे भाई आपके, जो विशेषता हमने देखे हैं। कॉपी में नोट डाउन करते चलो बेटा, चाहे किताब खोल के रखो। आगे देखो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। मनुस्मृति में 6 प्रकार है बेटा, किताब में तो इसमें नहीं दिया हुआ है, हालांकि मनुस्मृति जब हम देखेंगे तो वहां पर 6 दुर्ग बताए गए मनुस्मृति में भी।
देखो कौटिल्य ने 4 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, देखते हैं। 1 नंबर आ गया आपका जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो नदी के किनारे हो या नदियों के संगम पर हो। गागरोन का किला हम देख के आए हैं, भैंसरोडगढ़ का किला है। चाहे मैं बात करूं यहाँ पे चित्तौड़ के किले की, तो जो दुर्ग नदी के किनारे या नदियों के संगम पर बने हुए हो, जल दुर्ग है। वन दुर्ग घने जंगलों में, घना जंगल हो जहाँ पर, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग मरुस्थल के बीच में हो। और फिर आपका आता है गिरी दुर्ग, पहाड़ियों पे बने हुए किले, गिरी दुर्गों की श्रेणी में आते हैं भाई साहब, ठीक है ना। ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पर बने हुए हो, समझ में आ गई होगी बात आपके, ऐसे दुर्ग जो पहाड़ियों पर बने हुए हो। अब इसके बाद में अपने विशेष बात आ जाती है भाई साहब, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और प्रमुख दुर्गों में बात जो आती है ना, वो अपनी रहती है चित्तौड़ का किला। कौन सा किला रहता है? चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव चित्तौड़ का किला सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख माना जाता है। गिरी दुर्गों में जितने भी पर्वत या पार्वत्य या गिरी दुर्ग है ना, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ किला चित्तौड़ का किला है बेटा, ध्यान में रखने वाली बात है ये आपके लिए। दूसरी बात, अब जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न भी था, और मैंने आपको पहले भी ये करवा दिया था, अब दोबारा चल रहा है ये। इतिहास ग्रंथ वीर विनोद, श्यामल दास ने लिखा है। वीर विनोद ये ग्रंथ लिखा है श्यामल दास ने, श्यामल दास। वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था, और उसी का परिवर्तित रूप चित्तौड़ है। श्यामल दास वीर विनोद के अनुसार ये लिखा हुआ है कि दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यही तो आपके पेपर का प्रश्न आया था भाई। आपके पेपर में यही प्रश्न आया, बीएसटीसी के पेपर में भी, कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ये सेकंड ग्रेड में भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आरएस में भी पूछा गया, बहुत शानदार प्रश्न है। आगे देखो, मेवाड़ के गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी में के लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा रावल काल भोज ने, हारित ऋषि के, बप्पा रावल जो थे ना, ये हारित ऋषि के शिष्य हुआ करते थे, हारित ऋषि के शिष्य थे, और हारित ऋषि के वरदान से ही बप्पा रावल को, हारित ऋषि के वरदान से ही चित्तौड़ का किला प्राप्त हुआ था। कहते हैं बप्पा रावल को हारित ऋषि ने मेवाड़ विजय का आशीर्वाद दिया था कि आपकी कर्म भूमि मेवाड़ रहेगी, आपके वंशजों की कर्म भूमि भी मेवाड़ रहेगी, और पूरा परचम फहराएगी। वैसा मेवाड़ रियासत ने ही असली परचम फहराया था। आगे देखो, अब बात आती है 1303 की। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रावल रतन सिंह के समय इस पर आक्रमण किया था। तब कहते हैं कि रावल रतन सिंह, इनकी पत्नी पद्मिनी और 2 सेनापति गोरा और बादल यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। पत्नी पद्मिनी ने जौहर किया था 1600 दासियों के साथ में, अग्नि जौहर था। 1303 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और उस युद्ध के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हुआ था। छल से अलाउद्दीन खिलजी ये युद्ध जीतते हैं, और अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख देते हैं। बाद में अलाउद्दीन ने अपने इस बेटे खिजर खां को भी मरवा दिया था। खिजर खां यहाँ पर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करवाता है। आगे देखो, यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मेसा का पठार कहते हैं। मेसा का पठार है भाई साहब 620 मीटर ऊंचा है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई आपको 616 मीटर भी मिल सकती है, ठीक है ना। 620 मीटर, या हम कहें कि मीटर, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऊंचा है। दूसरी विशेष बात यह है, किला सब किलों का सिरमौर है। चित्तौड़ के बारे में कहा गया है, एक उक्ति लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ैया है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है,
बाकी सब गडैया है। शासन चित्तौड़ पर बहुत लंबा मेवाड़ का के गुहिल वंश का चला था। रावल रतन सिंह के बाद में यहाँ पर खिजर खां का शासन आया। खिजर खां के बाद में मालदेव मुंशाला, मालदेव मुंशाला के बाद में मालदेव मुंशाला या मालदेव सोनगरा, उनके बेटे जैसा, जैसा को यहाँ पर पराजित किया हमीर सिसोदिया ने। 1326 से 1364 हमीर सिसोदिया का शासनकाल रहा था। 1364 से 1382 हमीर सिसोदिया के बाद में शासन जो चलता है लाखा के पिता का, ये शासनकाल थोड़ा इतना मजबूत भी नहीं कह सकते और इतना कमज़ोर भी नहीं कह सकते। हमीर के पुत्र लाखा के पिता, देखो शासन जो चला था यहाँ पर कोई ज़्यादा विशेष बड़े आक्रमण नहीं हुए थे। राणा खेता का शासनकाल था, या हम इनको बोलते हैं छेत्र सिंह का शासनकाल चलता गया। 82 में राणा खेता की मृत्यु के बाद में राणा लाखा शासक बने थे। राणा लाखा का बड़ा बेटा कुंवर चुंडा, जिनके वंशज चुंडावत कहलाए, चुंडा शासक नहीं बन पाए थे। चुंडा की जगह शासक बने थे लाखा और हंसा के बेटे मोकल। 1321 से 1333 तक शासन किया था इन्होंने, सॉरी 1421 से 1433 तक। फिर शासक बने राणा कुंभा 33 से 68 तक। कुंभा के बाद में कुंभा के बेटे उदा शासक बनते 68 से 73 तक। फिर 1473 से 1509 तक शासनकाल चला था रायमल का, और रायमल के बाद में शासन कार्य हाथ आया था यहाँ पर राणा सांगा के 1509 से 1528 तक। 1528 से 31 शासक बने थे रतन सिंह। और ये प्रश्न रीट का प्रश्न था जो मैंने अभी बोला कि राणा सांगा के बाद में राणा रतन सिंह शासक बने थे। ये प्रश्न रीट में पूछा गया था कि राणा सांगा के बाद में मेवाड़ के राजा कौन बने थे, तो राणा सांगा के बाद में मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह बने थे। रतन सिंह के बाद में यहाँ पर शासक जो बने थे वो बने थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के इसमें फिर चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, शाका हुआ 1534-35 में। फिर बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा, और बनवीर को उदय सिंह ने मालदेव की सहायता से मारा मावली के युद्ध में। 1537 से 72 तक शासन किया था यहाँ पर उदय सिंह ने। उदय सिंह के शासनकाल में फिर यहाँ पर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। अकबर ने आक्रमण किया बाज बहादुर को लेकर के 1567-68 में। चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा माना जाता है, ये बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो चित्तौड़ के लिए एक लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गडैया है। देखो एक विशेष बात आती है कि चित्तौड़गढ़ है ना, धानवन को छोड़ के अन्य सभी श्रेणियों में आता है। इस कारण चित्तौड़ को कहा गया गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गडैया है। ठीक है ना। आगे देखो भाई, चित्तौड़ दुर्ग की एक विशेष बात यहाँ पर बेटा कही गई है कि चित्तौड़ दुर्ग में जाने के लिए 7 प्रवेश द्वार है। पाडन पोल, इसके मुख्य द्वार के पास देवलिया ठाकुर बाग सिंह, ये वो बाग सिंह देवलिया बाग सिंह है जो राणा विक्रमादित्य के स्थान पर मेवाड़ के पुरुषों का नेतृत्व करता है देवलिया से आकर के, और वीर गति को प्राप्त होता है अपने परिवार और अपने बेटों सहित, अपनी सेना सहित। केसरिया किया था इन्होंने चित्तौड़ में, केसरिया किया था। रानी कर्मावती ने जौहर किया था। ठीक है ना। भैरव पोल एवं हनुमान पोल के बीच कल्ला एवं जैमल की छतरियां हैं। वीर कल्लाजी राठौड़ और जैमल राठौड़ की छतरियां हैं। आगे राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल और जोड़ला पोल, ये 7 द्वार है चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए। जब आप चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश करोगे तो इन 7 द्वारों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसका मुख्य प्राचीन द्वार सूर्यपोल है, सबसे इंपॉर्टेंट द्वार इसका सूर्यपोल है। इस दुर्ग में कृषि की जाती है, बिल्कुल भाई साहब लिविंग फोर्ट है, लोग यहीं पे जो रहते हैं वो यहाँ पर कृषि भी करते हैं। आगे चित्तौड़ दुर्ग के उत्तर दिशा में स्थित खिड़की को लाखोटा की बारी के नाम से जाना जाता है। लाखोटा की बारी कौन से दुर्ग की बारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आगे देखो भाई, प्रमुख भवन इसमें कौन कौन से भवन, कौन कौन से स्थापत्य कला विकसित हुई है, कौन से महल बने हैं, कौन से मंदिर बने हैं।
ठीक है ना, कौन सी छतरियाँ बनी है, सारे इस दुर्ग की स्थापत्य कला है, चित्तौड़ दुर्ग की स्थापत्य कला। जैसे मैं कहूँ कुंभा का महल, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा का महल, पद्मिनी महल, तुलजा भवानी मंदिर, कालिका माता मंदिर, महाराणा मोकल महादेव समिधेश्वर महादेव मंदिर, और गोमुख कुंड, ठीक है ना। फिर कहीं रेदास की छतरी, जयमल की छतरी, बाघ सिंह का स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, फतेह सिसोदिया की छतरी। तो बहुत सारी स्थापत्य कला है भाई साहब इस दुर्ग में। नौ कोठा महल बनवीर ने बनवाया, ठीक है ना। श्रृंगार चंवरी राणा कुंभा ने बनवाई। तो बहुत स्थापत्य कला का है ना बेजोड़ संगम है ये दुर्ग। बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर बनाई गई। और सबसे बड़ी इमारत इसके यहाँ की देखिए, विजय स्तंभ 9 मंजिला खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा आप और अगर इसमें बोलना चाहोगे तो फिर जैन कीर्ति स्तंभ, दोनों इमारतें बड़ी बड़ी है। तो देखो इसमें प्रमुख भवन और प्रमुख स्थापत्य कला कौन कौन सी है वो बात बेटा हम करेंगे यहाँ पर। देखो विशेष बात देखें आप, तुलजा भवानी का मंदिर, यह मंदिर शिवाजी की आराध्य देवी का है। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। तुलजा भवानी मंदिर है, बनवीर 1536 से 37 तक यहाँ का शासक बनते हैं बनवीर, तब बनवीर ने करवाया था, ठीक है। शिवाजी की कुल देवी थी, आराध्य देवी थी तुलजा भवानी। नवलखा भंडार, नौ कोठा महल, जिसका मैंने अभी नाम भी लिया था कि बनवीर ने बनवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर ने करवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी हुआ करती थी पुतलदे, और पुतलदे और पृथ्वीराज सिसोदिया के बेटे। पृथ्वीराज सिसोदिया कौन थे? महाराणा सांगा के बड़े भाई। इनकी दासी ने दासी पुत्र ने इसका निर्माण करवाया था। आगे पातालेश्वर महादेव का मंदिर, गोरा बादल के महल, पद्मिनी का महल, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर और श्रृंगार चंवरी। ये विशेष बातें हैं इस दुर्ग की। और भी देखो, जैसे मैंने अभी नाम भी लिए हैं इस दुर्ग के। देखो भाई, शमिदेश्वर महादेव मंदिर, मूल रूप से इस मंदिर का निर्माण, शमिदेश्वर महादेव मंदिर है ना, इसका मूल रूप से निर्माण भोज परमार द्वारा करवाया गया। भोज परमार ने करवाया था। राजा मुंज के बेटे हुआ करते थे भोज परमार, भोज परमार ने इसका निर्माण करवाया। अब भोज परमार के समय से जो मंदिर निर्माण हुआ, वो मंदिर आते आते जब हम बात करें किसकी करें, राणा मोकल की। मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और शमिदेश्वर महादेव मंदिर नाम इसका रखा था, ठीक है ना। इस मंदिर का मूल नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। शमिदेश्वर महादेव मंदिर का त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका पुनः निर्माण मोकल ने करवाया था। कालिका माता मंदिर, यह मूल रूप से सूर्य मंदिर है भाई, कालिका माता मंदिर। जैन कीर्ति स्तंभ, 10वीं 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण जीजा बघेरवाल ने करवाया था, जिजाक्सा जैन ने करवाया था जैन कीर्ति स्तंभ। आगे विजय स्तंभ भी है इस दुर्ग का, ठीक है ना। आगे देखो, मैंने एक बात कही थी कि चित्तौड़ का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। क्यों आता है? इस कारण, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है ये दुर्ग। गंभीरी और बेड़च के संगम पर। यह राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला लिविंग फोर्ट है। दूसरा जैसलमेर, पहला चित्तौड़। फर्ग्यूसन ने यह के अनुसार यह रोम के टार्जन टावर से भी अधिक ऊंचा है। टोजन या टार्जन टावर से भी ऊंचा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है। दुर्ग की आकृति वेल मछली के अनुसार है। वेल मछली जो होती है उसके अनुसार इस दुर्ग की आकृति बताई गई है। चित्तौड़ के किले में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साके हुए, जो मैं बता के आ चुका हूँ आपको भी। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, 1534-35 गुजरात के शासक बहादुर शाह विक्रमादित्य यहाँ के राजा हुआ करते थे, और 1567-68 अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। आगे देखो, रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में कोई शानी नहीं है। रानी पद्मिनी का जौहर 1303 में, जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया, भाई साहब अकबर दोनों की वीरता से इतने प्रभावित हुए थे कि अगर ऐसे सैनिक सेनापति मेरे पास में होते ना, तो मैं पूरे संसार पे शासन कर जाता। जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया की वीरता से प्रभावित होकर ही अकबर ने आगरा के किले पर दोनों की प्रतिमाएं बनवाई थी। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में भी दोनों की गजारूढ़ प्रतिमाएं राय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। बहुत वीर सेनापति थे जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया। आगे बात आ जाती है बेटा कुंभलगढ़ के किले की। कुंभलगढ़ के
किले का शिल्पी मंडन। हमेशा एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था। तो इस दुर्ग के शिल्पकार जो थे वो मंडन थे। आएगी बात, ये देखो बीच में भी बताऊंगा पहले मैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ठहरी ना बेटा, महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में है। पहाड़ी पे बना हुआ है, 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, कुंभल मेर कहते हैं इसको। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर नाम रखा इसका कुंभलगढ़। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग। सादड़ी गांव है यहाँ पर राजसमंद का। संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार की आश्रय स्थली, संकट काल में मेवाड़ वाले यहीं पर आकर के रुका करते थे, मेवाड़ वाले, ठीक है ना। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन मिश्र था। दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। दुर्ग की दीवार की लंबाई है, मैंने बताया आपको ये। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्ज कंगूरों के विचारों से एस्ट्रूकन दुर्ग से की है, एस्ट्रूकन वास्तु से की है कर्नल टोड ने इसकी तुलना। आगे देखो दुर्ग की विशेष बात, दुर्ग के भीतर जाली बाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का माड़िया, मामादेव तालाब, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक 1537 में हुआ एवं राणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। 9 मई 1540 मेवाड़ के इतिहास का एक स्वर्णिम उदय हुआ। एक बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चल करके एक बहुत बड़े राजा के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, महाराणा प्रताप जी के रूप में अपने वचनों पे खरे उतरे थे और मेवाड़ को मुगल आतंक से बचाना और मुगलों में भय पैदा किया था उस बंदे ने, मेवाड़ महाराणा प्रताप जी। आगे देखो, दुर्ग का ऊपरी छोर राणा कुंभा का निवास स्थान जिसे कटारगढ़ कहते हैं। मेवाड़ की आंख है कटारगढ़, ठीक है ना, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं भाई साहब। अबुल फजल का कथन, यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कही थी ये बात। अबुल फजल का कटारगढ़ के बारे में क्या कथन है, तो अबुल फजल ने कहा था कि भाई साहब नीचे से और ऊपर की ओर देखते हैं ना तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है बेटा, ठीक है ना। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1461 में निर्मित की गई। यह 15 शिलाओं पर लिखित है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। आगे देखो इस दुर्ग की विशेष बात, यह मामादेव मंदिर के पास लगी थी जो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखी गई है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति की बात है, इसकी रचना कान्हा व्यास ने की थी। अरे ऑपरेशन आवक हो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कान्हा व्यास ने की थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसकी रचना महेश ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद में आपका दुर्ग आ जाता है बेटा रणथंभौर, और रणथंभौर दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है, तो एरण श्रेणी का दुर्ग है। आता भी बहुत ज्यादा है, एरण श्रेणी का दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, जिसमें जाने का रास्ता दुर्गम हो, कंटीले झाड़ झंखाड़ हो, पत्थर पड़े हो। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में सवाईमाधोपुर में है, देख लेना, अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथम्मन देव ने करवाया। रणथान देव, अलग अलग नाम मिलते हैं। रणथम्मन देव ने थंबोर पहाड़ी पर करवाया, ये भी मिलता है, ठीक है ना। आगे देखो, रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के साहस का मूक गवाह है, ठीक है ना, जो सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए शरणागत धर्म के लिए बलिदान दिया था। चौहानों के डूबे हुए सूर्य को रणथंभौर में फिर से कोई अगर उजागर करने वाला व्यक्ति था तो वो रणथंभौर के हमीर देव चौहान थे। इस व्यक्ति ने चौहानों के डूबे हुए सूर्य को फिर से उदय किया था, हमीर देव चौहान को, प्रातः स्मरणीय हमीर देव जी चौहान ने किया था ये। आगे देखो, ये दुर्ग जो है गिरी और वन और एरण की श्रेणी में आता है। आगे देखना नई लाइन में, रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। कौन सा दुर्ग बख्तरबंद है, तो वो रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में हमीर महल,
रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, प्रश्न आता है, प्रश्न आता है और श्योर आता है प्रश्न यहाँ से। 32 खंभों की छतरी, न्याय की छतरी, अमीर ने अपने पिता जैत्र सिंह की स्मृति में धौलपुर के लाल पत्थरों से बनवाई थी। आता है प्रश्न। जोगी महल इंपॉर्टेंट है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है यहाँ से भी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर से भी प्रश्न आता है। अन्य प्रमुख इमारतें, नौलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर के दुर्ग में। मुख्य प्रवेश द्वार, दुर्ग में कुल 5 द्वार है, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल, ये दुर्ग के प्रमुख द्वार है बेटा, ठीक है ना। आगे देखो विशेष बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 32 खंभों की छतरी, इसका निर्माण हमीरदेव चौहान द्वारा करवाया गया था, इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। इस छतरी का निर्माण धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है, ये चीज मैं बोल चुका हूँ। आगे देखो, 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक साका हुआ था, यह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। हमीरदेव चौहान के 2 सेनापति रणमल और रतिपाल, दोनों ने हमीर के साथ में यहाँ पर विश्वासघात किया था। अरे क्षत्रियों को क्षत्रियों ने ही कमजोर किया था, राजपूतों को उस समय में राजपूतों ने ही कमजोर किया था। अन्य कोई आतंकी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि क्षत्रिय योद्धाओं को आए और पराजित कर जाए, आंख उठाने तक की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। जो दुर्ग में लोग बैठे हुए थे ना, उन्होंने ही इनको कमजोर किया था। इतिहास का ऐसा कोई युद्ध नहीं है कि सामने आमने सामने हुआ हो, किसी प्रकार का कोई विश्वासघात ना हुआ हो और क्षत्रिय उस युद्ध को हार गए हो, पॉसिबल ही नहीं था। आमने सामने से जो भी युद्ध हुआ है, क्षत्रिय उस युद्ध को जीता है और अपनी क्षत्रियता की पहचान इन्होंने दिखाई थी। पूरे राजपुताने में इन्होंने अपना परचम लहराया था। इस क्षेत्र में आक्रमण करने से पहले आतंकी सोचा करता था कि इस क्षेत्र में मैं राजपूत रियासत पे आक्रमण करूं या ना करूं। हमीरदेव चौहान, कानड़देव सोनगरा, वीरमदेव सोनगरा, हमीर सिसोदिया, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, अरे क्या किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि हम राजपुताने पर आक्रमण करें। लेकिन राजपुताने में को कमजोर, इनके आसपास क्षत्रिय योद्धाओं के पास आसपास रहने वाले कुछ विश्वासघाती लोगों ने इनको कमजोर किया था। आगे देखो, इस समय यहाँ के शासक हमीरदेव के नेतृत्व में केसरिया हुआ और हमीरदेव की पत्नी रानी रंग देवी और पुत्री देवल दे पद्मला ने जल जोहर किया था। अपने मान सम्मान को बचाने के लिए महिलाएं जल जोहर या अग्नि जोहर या जोहर व्रत का पालन किया करती थी। वो क्षत्राणियां जो अपने को अपनी रियासत के आगे कुछ नहीं समझती थी। रियासत रहनी चाहिए, जीवन जाए तो जाए। बहुत बड़े बड़े उदाहरण है क्षत्रियता के, रानी रंग देवी का, रानी पद्मिनी का, कहां कहां बात नहीं करते इनकी हम। रानी पद्मिनी के साथ में, रानी पद्मिनी अकेली नहीं, रानी पद्मिनी के साथ में 1600 दासियां और अग्निकुंड में प्रवेश करती है। रानी कर्मावती जल जौहर में प्रवेश कर दिया था। रानी मेणा दे, रानी जैतल दे, तो इनकी क्या होड़ थी। आगे देखो, इस युद्ध में रणमल एवं रतिपाल ने हमीर के साथ धोखा किया था। ये दोनों हमीर के सेनापति थे। अलाउद्दीन खिलजी 1291 में, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन नहीं, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार आक्रमण किए थे रणथंभौर पर। पहला आक्रमण जब किया, हमीर का मौन व्रत चल रहा था। रणथंभौर दुर्ग का एक प्रवेश द्वार है, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, ठीक रहेगा, जाइन दुर्ग। हमीरदेव चौहान का मौन व्रत चल रहा था, अष्टकोटि यज्ञ चल रहा था। उस समय जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जलालुद्दीन ने सोचा मौज बन गई, सिस्टम हाथ में आ गया पूरा तेरे तो, और हमीरदेव चौहान तेरे से युद्ध करने ही नहीं आया।
अमीर के सेनापति थे, गए थे, लड़ाइयाँ की, आ गए, और जहिंद्रुग पे जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जलालुद्दीन तो समझने लग गया कि तो ही सब कुछ है। दूसरी बार उसने रणथंभौर पर ठोका आक्रमण की, अब की बार रणथंभौर को जीतने, लेकिन हमेशा अष्टकोटि यज्ञ नहीं था, हमेशा मौन व्रत नहीं था। अमीर का एक आक्रमण का किनारा ही उसकी तरफ बढ़ा, और एक जब आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी पे हुआ तो जीवन जीना बुला दिया था जलालुद्दीन खिलजी को हमीर देव चौहान ने। जलालुद्दीन खिलजी यह कहते हुए वहां से वापस निकलता है कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। डर रहा था, भाग भी रहा था। भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास में दोनों में अलग अलग बातें मिलती है इस दुर्ग को लेकर के। एक जगह तो कहता है कि ऐसे दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, और एक जगह कहता है कि मैं ऐसे दुर्गों के लिए मेरे सैनिकों की बलि नहीं दे सकता। ठीक है ना। तो ये जलालुद्दीन खिलजी का यहाँ पर कथन, मैं ऐसे कई दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये राजस्थान इतिहास में इनका लिखा हुआ कथन है। तो ये बात अपने होगी भाई रणथंभौर दुर्ग की। आज की क्लास में अपने इतना ही, नई चर्चा फिर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।